चलो, आवाज आ रही है मित्रों सभी को? चलो, कहां तक हो गया था कल? कल क्या क्या देख लिया था हमने? बोलो जानवी। ये सर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, अच्छा, इंडिविजुअल एटम्स निकालने के लिए। तो कल लास्ट क्वेश्चन क्या था? सर 112 ml नहीं, हाँ ml दिया हुआ था, उसमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने थे ठीक है बच्चा। ओजोन गैस का। ओजोन O3 का, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि अपने को क्या यूनिट करना है बेटा। 112 ml दे रखा है, उधर 22.4 लीटर दे रखा है। तो एक जगह लीटर है, एक जगह ml है, तो दोनों जगह ml में लाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों जगह किस में लाना रहेगा? ml में, या फिर दोनों जगह लीटर में। ठीक है, आ गई बात समझ में? और जितने बच्चे वीडियो ऑफ करके बैठे हैं ना, ठीक है, वो लोग रिमूव हो जाओ क्लास से, नहीं तो मैं ही कर देता हूँ। मैंने क्या कहा था, क्लास में मुझे वीडियो ऑन चाहिए। क्या बार बार नहीं बोलूंगा अब मैं? चलिए, तो कल तक अपन ने क्या देखा बेटा? मोल देखा, मोल को कैसे कैसे निकालते हैं ये देखा, सही है? अरे बोले, अब मोल मैंने बताया था आपको, यदि मास गिवन होता है तो हम कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। थर्ड हम बात करें, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि सॉलिड दिया है, लिक्विड दिया है और गैस दिया है, या ये हमें पता है कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है? तो गैस का वॉल्यूम गिवन है तो भी हम डायरेक्टली मोल में चेंज कर सकते हैं बेटा। मास गिवन है, मतलब ग्राम में दे रखा है, तो भी हम डायरेक्टली मोल में चेंज कर सकते हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो भी हम मोल्स में चेंज कर सकते हैं। सुन लिया? आ रही है बात समझ में? कब? गैस के केस में। जबकि सॉलिड और लिक्विड के केस में मास गिवन है तो आप चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो चेंज कर सकते हो। वॉल्यूम दिया है तो चेंज नहीं कर सकते, पहले वॉल्यूम को आपको मास में चेंज करना रहेगा। और वॉल्यूम मास में क्या रिलेशन होता है? तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। फिर से अच्छे से सुन लो दोस्तों, मैंने ये कहा है कोई भी सॉलिड सब्सटेंस का यदि आपको वॉल्यूम गिवन है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस का यदि वॉल्यूम गिवन है या लिक्विड का वॉल्यूम गिवन है, तो पहले हम उसे मास में चेंज करेंगे। काय में चेंज करेंगे? मास में। फिर उसको मोल्स में चेंज करेंगे। सुन लिया सभी ने? चलो नेक्स्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट, चार्ज। अब चार्ज कैसे करते थे वो बताया था मैंने। अरे बोलो, चार्ज कैसे आता था ये बताया है? यदि हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो चार्ज क्या आता है? नेगेटिव। सही है दोस्तों? अरे बोले, चार्ज के लिए, अब चार्ज में चेंज किसका आता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का। चार्ज में चेंज किसका आता है? इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, पर मास में कोई चेंज नहीं आता। काय में चेंज नहीं आता? मास में। क्यों नहीं आता मास में चेंज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, और जो चार्ज जनरेट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहे हैं। फिर से सुन लो,
SO4 2 माइनस का यदि कोई मोलर मास आपसे पूछे, SO4 2 माइनस का मोलर मास, तो नेगेटिव चार्ज के कारण मास में कोई चेंज नहीं आएगा कि 2 नेगेटिव हो गया तो उसके कारण मास में, वैसे मास क्या होता है, इंक्रीज होता है, पर हम इतना इंक्रीज नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम क्या लेते हैं दोस्तों, नेग्लिजिबल कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो जो ये चार्ज जनरेट हो रहा है, जो ये चार्ज जनरेट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। समझ गए, इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज जनरेट हो रहा है। ठीक है, सुन लिया सबने, अरे बोले, चलो। जैसे कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं अपन, एक्स ले लेते हैं, ठीक है, यहां पे क्या लिखा होता है बेटा, एटॉमिक नंबर। यहां पे क्या लिखा होता है, एटॉमिक मास। अब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जितना भी एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है मित्रों, ठीक है, वही क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज विथ साइन, जो भी चार्ज दे रखा हो विथ साइन। ठीक है, अब इसके बाद मैंने बताया था एटॉमिक मास की बात करें, तो एटॉमिक मास बेटा होता क्या है, तो एटॉमिक मास एक्चुअल में क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एक क्लासरूम में जितने बच्चे हैं, यदि अपन उनका मास की बात करें, उनके मास का सम। सही है, अरे बोले, उनके मास का सम। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है क्या, अभी दिख नहीं रहा है। चलो, अब दिख रहा है, बोर्ड क्लियर है अब सभी को। चलो नेक्स्ट, ये पॉइंट समझ में आया दोस्तों। ये पॉइंट समझ में आ गया। एटॉमिक मास की बात करें बेटा, तो एटॉमिक मास
मतलब क्या होगा, एटम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनके मास का सम। सही है। अब जैसे पार्टिकल्स उसमें क्या क्या प्रेजेंट थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। अरे बोलो, यही बोलेंगे ना, क्योंकि एटम तो इन सबसे मिलकर ही बन रहा है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यही बोलेंगे एटॉमिक मास में। अब मेरी बात सुनना बेटा, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास 1 होता है। कितना होता है? 1। तो 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू आ जाती है। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन था तो 1 रख दिया वहां पे, तो केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बचा। सुन रहे हो? क्या बचा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर दूसरा, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन की जगह 1 रखा तो केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचे। तो यहाँ पे आया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। अब थर्ड क्या था? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मास 1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है और वो होता है 0.0005। 1 के रिस्पेक्ट में कितना है? इनका 1 मास है तो उसका मास है 0.0005। 000 मतलब 102030 के बाद 548, ये रहता है इलेक्ट्रॉन का मास। किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है दोस्तों? 0.000548। समझ गए? तो ये 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल वैल्यू है। अरे बोले, 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो हम इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर देते हैं। सुन लिया? इसीलिए एटॉमिक मास इज इक्वल टू आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसलिए क्या आता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स into mass of one proton plus number of neutrons into mass of one neutron। ठीक है। और दोनों का मास कितना होता है? 1 1 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो गया? नेग्लिजिबल, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया उसको। अब बचे ये दोनों, तो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे बेटा? इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? लॉक कर दें? चलो, तो ये पॉइंट मैंने बताए थे। मैंने कहा था मास जो रहेगा इलेक्ट्रॉन का वो नेग्लिजिबल है। अब यदि किसी भी एलिमेंट पे चार्ज जनरेट होता है बेटा, तो पहले तो अपन चार्ज देखें तो Cl देखते हैं। एटॉमिक नंबर इसका होता है 17। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो चार्ज आपको पता है क्या? तो चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? तो वो हो जाएगा प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की मेजरेबल यूनिट क्या होती है? कूलम होती है, कैपिटल C से बताते हैं। ठीक है। तो प्लस में रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19C। ठीक है। अब ये चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन है मित्रों, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ये होता है माइनस में 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
अब मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि इसको अपन 1 यूनिट चार्ज मान लेते हैं। कितना? 1 यूनिट चार्ज। इसको भी 1 यूनिट चार्ज मान लेते हैं। मान लिया कि 1 यूनिट चार्ज है, ठीक है। सपोज ये क्या है? 1 यूनिट चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब मेरी बात सुनना दोस्तों, जैसे कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं अपन, जैसे एग्जांपल लिया मैंने Cl, एटॉमिक नंबर इसका होता है 17, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? 17, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर के इक्वल आता था। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो भी 17, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज विथ साइन। आ रही बात समझ में? तो इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं? इक्वल। तो जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इक्वल है। अब मेरी बात सुनो बेटा, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना था? +1 यूनिट चार्ज। ये अपन ने लिया, सपोज 1 यूनिट चार्ज है ये, तो एक प्रोटॉन पे +1 यूनिट चार्ज है, तो 17 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? प्लस में 17 यूनिट चार्ज, और इसमें कितना हो जाएगा? -17 यूनिट चार्ज। दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0। तो जब भी किसी पे भी यदि कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, अपने को चार्ज क्या लेना है? 0। क्या लेना है? 0। सुन लिया सभी ने? अरे बोले, कोई दिक्कत तो नहीं? लॉक कर दें? चलो, अब मैंने क्या कहा कि इसमें से अपन एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, तो -1 इलेक्ट्रॉन बेटा, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया आपने इसमें से, तो आप Cl था, प्रोटॉन्स कितने हैं? अभी भी 17 है, प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं किया आपने, इलेक्ट्रॉन कितने कर दिए? 16। सही है। अब प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? अभी टोटल चार्ज अपन देखें तो +17 यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आ गया? -16। अरे बोलो, -16 हो जाएगा ना? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 यूनिट था, तो 16 पे -16। एक प्रोटॉन पे +1 यूनिट चार्ज था। अरे बोलो, पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ पे आप चार्ज लेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा? +1। फिर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिए, ठीक है, तो Cl बना। अब इसमें प्रोटॉन्स कितने थे बेटा? 17 है अभी भी तो, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो 14। अब रिजल्टेंट कितना आएगा? +3। आ रहा है समझ में? तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते जाओगे उतना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उस पे। ये पॉइंट समझ में आया? और जब चार्ज जनरेट होता है उसको बोलते हैं आयन, ठीक है। तो Cl पे +1 चार्ज आया, Cl पे +3 चार्ज आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नींद तो नहीं आ रही है? सो तो नहीं गए कि दिमाग इधर उधर चल रहा है? कहीं इधर उधर घूमने निकल गया हो दिमाग? बेटे स्क्रीन के सामने हैं पर किसी और बात पे ध्यान चल रहा हो? अरे बोलो, कितने बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी जगह घूमने निकल जाते हैं क्लास में? मतलब बैठते यही है स्क्रीन के सामने और घूमने दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसे कौन कौन है? यथार्थ, तुम हो ऐसे? बोले नो सर। नहीं सर, पक्का? नहीं तो दिमाग वहां पे चल रहा हो, अरे यार काश स्कूल खुल जाते, काश दोस्तों से मिलने का मौका मिल जाता, कहाँ लगे अपन पढ़ने में अभी से। अरे बोलो। नो सर। ठीक है, सो तो नहीं रहा है कोई? राम, नींद तो नहीं आ रही दोस्त? चले, ये नो तो सब सर। पड़ा हुआ है। हाँ, सो ही नहीं जाओ सर। इससे अच्छा, आंख खोल नहीं के। नहीं सर। नहीं। हाँ, चलो ठीक है मित्र, बाकी नोट कर लेना मित्र सभी।
और स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ध्यान रखना। मनीष ठाकुर जी, टिक के आराम से सो मत जाना, धीरे धीरे करके, नहीं तो नीचे खसकते जाओ और सो जाओ, बिस्तर पे ही बैठे हो। नहीं तो धीरे धीरे सर टिकाया अभी दीवार से, फिर धीरे धीरे नीचे खसकते जा रहे हैं और फिर दिखने ही बंद हो गए हैं, फिर पंखा दिख रहा है बस। ऐसा नहीं होना चाहिए मित्र। नहीं तो तुम्हारा तो घर भी देखा है हमने, घर भी आ सकते हैं हम, और रास्ते में ही पड़ता है। तो ये पॉइंट सारे समझ में आ गए दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा ये पॉइंट समझा दिया है मैंने। अब यदि इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव आता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव आता है। समझ गए? पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1 कैसे होता था वो भी देख लो। तो हमने यहाँ पे देखो, इधर तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन यदि मैं गेन करवा देता हूँ +1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने थे बेटा? 17। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना, तो Cl। अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? ये +17 यूनिट चार्ज होगा और यहाँ पे -18 यूनिट चार्ज होगा, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? -1। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो माइनस आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो प्लस आता है। क्यों आता है वो बता दिया है। ठीक है। और एटम में ये भी तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एटम में तो प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, बट मास जो हम लेते हैं, मास जो लेते हैं उसमें हम केवल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास उन दोनों के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। समझ गए? और एटम का पूरा की पूरा मास हम उसके न्यूक्लियस में लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। मैंने कहा है एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो पूरा की पूरा मास जो है एटम का वो उसके सेंटर में होता है, क्योंकि शेल्स होते हैं, शेल्स में सब शेल्स होते हैं, वो बाहर होते हैं न्यूक्लियस के। शेल्स, शेल्स में सब शेल्स, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स, ये बाहर होते हैं। ठीक है, समझ गए? और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, इसलिए उनको कंसीडर नहीं करते। ठीक है दोस्तों, पॉइंट समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है दोस्तों। चलो, यहां तक कोई भी समस्या तो नहीं किसी को भी? अरे बोले। चलो,
अब नेक्स्ट देखो, यदि हमें एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे चार्ज प्रेजेंट मतलब पता है, ठीक है, तो हम क्या 1 मोल पे चार्ज निकाल सकते हैं बेटा? तो आप हेडिंग डालना चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन देख लो कितना रहेगा, या 1 प्रोटॉन कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब 1 मोल पे निकालना है, तो 1 मोल पे निकालना है तो एक का चार्ज आपको पता है, तो 1 मोल के लिए आपको क्या 1 मोल में कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स? 6.022 इंटू 10⁻23। निकाला सभी ने? क्या आ रहा है आंसर? तो हम क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, दोनों का मल्टीप्लाई करके निकालो। हो गया मित्रों?
बोलो नंदिनी। सर इंटू क्यों करेंगे? बेटा मेरे को ये बता, एक पे चार्ज तेरे को पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना होता तो हम क्या करते हैं? इंटू 10। इंटू 10। अब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालना है तो आ गया दोस्त? हाँ। कि अभी भी डाउट? डाउट है अभी भी? नहीं। पक्का? हाँ, क्योंकि 10 का निकालना होता तो हम 10 का मल्टीप्लाई, 100 का निकालना होता 100 का मल्टीप्लाई, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है तो हम उसका भी क्या करेंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई। एक पे चार्ज कितना था? 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है? अरे बोले पॉइंट हाँ। समझ में आ गया? ओके चलो। तो ये आ रहा होगा, वैल्यू क्या आ रही है? मल्टीप्लाई करके देखा सभी ने कि सब लोग दूसरे का वेट कर रहे हैं कि दूसरा बता देगा, अपन बस वो की वही रिपीट कर देंगे? मूर्खों, याद रखना, तुम सबको ही सॉल्व करना है। गलती मत करना कि कैलकुलेटर का यूज कर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। वहां पे नहीं मिलने वाला कैलकुलेटर, ना वहां पे कोई दूसरा आने वाला आंसर देने। जिन्होंने मैथ्स ले रखा है वो तो खास तौर पे याद रखना कि कैलकुलेशन आपको ही करना है, और अभी से प्रैक्टिस नहीं करी तो बात तक होती भी नहीं है। बच्चों को कॉन्सेप्ट पता रहते हैं, बस कैलकुलेशन ही नहीं आती। ये विदिशा के बच्चों के हाल है फाइनल एग्जाम में। तो तुम लोग ऐसे मत बनना, जब कैलकुलेशन दी जाए तो खुद से करना। सुन रहे हो सब? तो जानवी जी क्या आया बताएं? सर 1 मोल प्रोटॉन पे आया है 9.6352 इंटू 10⁻⁴ कॉलम। और हाँ और वही चार्ज अगर हम इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे 1 मोल तो वो माइनस में वही वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सही है दोस्त। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। जैसे आप बोलते हो कि यहाँ पे अपन बोल रहे थे चार्ज कितना था 1.6, पर वो 1.6 के आगे भी रहता है। ठीक है, और दूसरा हम बोलते थे 6.022, तो उसके आगे भी कुछ वैल्यू होती है। 6.022 और कुछ वैल्यू होती है, समझ गए? आ रही है बात समझ में? ऐसे ही 1.6 के आगे भी कुछ कुछ वैल्यू होती है, तो हम इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 96352, है ना? कि 532? बोले जानवी? सर 352। 352, तो ये आया 352, ये वैल्यू आई है। या अपन इसको ऐसा लिख सकते थे 9.6352 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब ये अप्रोक्स में हम इसको क्या ले सकते हैं? तो अप्रोक्स में हम लेते हैं 965। 352 का जो आ रहा है वो अपन ले रहे हैं 500, 500, और ये ले रहे हैं कूलम में। इसको बोलते हैं बेटा 1 फेराडे चार्ज। 1 फेराडे चार्ज। 1 फेराडे चार्ज कितना होता है? 96500 कूलम। सुन रहे हो? कितना हो रहा है? 96500 कूलम। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी?
ये पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों? अरे बोले, तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? चेतन वापस रिमूव होके वापस ऐड हो जाओ बेटा। जिनको भी वीडियो अटक रहा हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो वापस रिमूव हो जाओ, अभी क्लास से वापस ऐड हो जाओ, ठीक है? चलो ये नोट कर लिया सभी ने। तो ये कितना हो जाता है अप्रोक्स में 96500 कूलम, ठीक है? 96500 कूलम। 96500 कूलम क्या होता है? 1 फेराडे चार्ज। कितना? 1 फेराडे। सुन लिया सभी ने? अरे बोले, तो यदि आपसे कोई पूछता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 फेराडे। 1 फेराडे मतलब कितना चार्ज? 96500 कूलम। ठीक है मित्रों, ये आगे यूज होगा। सुन लिया सभी ने? कैसे निकाला हमने? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या एक प्रोटॉन पे चार्ज यदि आपको पता है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 6.022 इंटू 10⁻23 का। क्यों कर दिया? क्योंकि 1 मोल में उतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ गए? तो 1 मोल का चार्ज निकालना था। किसका चार्ज निकालना था? 1 मोल का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बोले दोस्त। सर जो ये 1 फैराडे चार्ज है, ये प्रोटॉन्स पे होगा तब बोलेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स पे होगा तब बोलेंगे? नहीं, दोनों में से कोई भी हो बेटा। प्रोटॉन्स आए तो पॉजिटिव लेना है, इलेक्ट्रॉन्स आए तो नेगेटिव लेना है, ठीक है? 1 फेराडे चार्ज जो आता है वो प्रोटॉन्स के लिए प्लस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए माइनस में रहेगा। सुन लिया? पर 1 फेराडे मतलब 1 मोल का चार्ज। 1 मोल का चार्ज आता है 96500 कूलम, ठीक है? सुन लिया सभी ने? प्रोटॉन्स के लिए प्लस में लेना है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए माइनस में लेना है। समझ गए सर? कोई डाउट तो नहीं किसी के माइंड में? चलो नेक्स्ट। ये पॉइंट सारे समझ में आ गए दोस्तों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक किसी को भी? चलो अब सुनो, जैसे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये 9th-10th में अपन ने देखा है एटम क्या रहेगा, मॉलिक्यूल क्या रहेगा, ठीक है? मिक्सचर क्या होता है, ये सारे पॉइंट 9th-10th में है, ठीक है? तो मिक्सचर में होमोजेनस मिक्सचर होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है? प्योर सब्सटेंस में अपन बात करते हैं, एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है? एलिमेंट और कंपाउंड मतलब, ठीक है? तो वो काय में आते हैं? प्योर सब्सटेंसेस में। मिक्सचर में क्या, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं तो वो मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाएंगे? मिक्सचर। जैसे एग्जांपल लें अपन,
होमोजेनस की बात करें और हेट्रोजेनस। होमोजेनस मतलब होता है जिसमें फेज सेम होती है। फेज क्या हो जाती है दोस्तों? सेम। मेरी बात सुन रहे हो सर? मैंने कहा अपन क्या कर रहे हैं कि अपन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देख रहे हैं। ये हमने 9th या 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में दो लेते हैं, एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट्स तो पूरी पीरियोडिक टेबल जो आपको याद करवाई थी वो एलिमेंट थे, याद आ रहा है? फर्स्ट ग्रुप याद किया था अपन ने, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में हीलियम नहीं, बेरिलियम से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। थर्ड में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। फोर्थ ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिनलेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो इस टाइप से अपन ने पूरी पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स देख लिए थे, डी ब्लॉक छोड़ दिया था। आई बात समझ में? अरे बोले, तो ये एलिमेंट है। अब एक एलिमेंट के सारे एटम जो रहेंगे वो क्या रहते हैं? सेम। मतलब मैं गोल्ड की बात करूं या सोडियम की बात करूं तो सोडियम के जितने भी एटम्स रहेंगे वो सब सेम रहेंगे बेटा, तो ये प्योर है। अब दूसरा अपन बोलते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड में क्या डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया H2O, H2SO4, Na2SO4, ये सब काय में आएंगे? कंपाउंड में। अब मिक्सचर में क्या आएगा सर? तो मिक्सचर में क्या, जैसे H2O को तुमने H2SO4 के साथ मिला दिया, H2O को किसके साथ? H2SO4 के साथ। H2O को ग्लूकोज के साथ मिला दिया, H2O को NaCl के साथ मिला दिया, तो ये मिक्सचर होता है। आई बात समझ में? अब इसमें होमोजेनस भी होते हैं और हेट्रोजेनस भी होते हैं। होमोजेनस मतलब फेस सेम मिल जाए, हेट्रोजेनस मतलब जब फेस सेम ना हो, ठीक है। तो ये मिक्सचर बताया अपन ने। अब यहाँ पे आपको ये भी पॉइंट याद होंगे, जैसे अपन बात करते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास मैंने बताया था, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट बताई थी, AMU होता है। क्या होता है? AMU, ठीक है। अब एटॉमिक मास ऑफ यूनिट क्या होता है? तो 1 AMU इज इक्वल टू, ग्राम में यदि चेंज करना है तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बताया था। अरे बोले। अब दूसरा रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम सभी का देखते हैं बेटा। क्या होता था? सबसे पहले स्टैंडर्ड एलिमेंट था हाइड्रोजन। स्टैंडर्ड समझते हो? चलो इसको ऐसे समझो, स्टैंडर्ड को, यदि अपने परिवार में, खानदान में कोई एक बच्चा सिलेक्ट हो जाता है तो वो अपने लिए स्टैंडर्ड बन जाता है। या अपने मोहल्ले में हो जाए कोई, और अपने घर के बगल में पड़ोसी कोई सिलेक्ट हो जाए तो वो स्टैंडर्ड बन जाता है। फिर क्या होता है, घर पे जब भी बैठे तो कंपैरिजन उसी से होता है। या अपने घर में ही हो जाए कोई सिलेक्ट तो कंपैरिजन किससे होगा? उससे होगा, मतलब वो स्टैंडर्ड बन गया। क्या बन गया? स्टैंडर्ड, ठीक है। अब कंपैरिजन उसी से चल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी चीज हुई, तुमने पढ़ाई कम करी तो कंपेयर उससे करना, वो 8-8 घंटे पढ़ते हैं, तुम देखो खुद अपने आप को, तुम्हें दिन भर मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती है, ठीक है, दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती है, दिमाग पता नहीं कहाँ चला रहे हो। तो समझ में आ गया? या अपने खानदान में कोई हो जाए तो जहाँ पे भी अपन फंक्शन में जाएंगे, रिलेटिव में जाएंगे, तो वहां पे क्या होता है, देखो उसको IIT में सिलेक्ट हो गया है, और एक तुम ना पढ़ने के ना कुछ करने के, बस फालतू टेंशन देने के, ऐसा बोला जाता है बेटा। समझ रहे हो ना तुम लोग? ये ताने कहलाते हैं ये, समझ गए? और ये मिलते जरूर हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे मिलेंगे जरूर। तब नहीं मिलेंगे दोस्तों जब तुम आराम से सिलेक्ट हो जाओ, कोई दिक्कत ना जाए, तो कोई नहीं बोलेगा कुछ। चलो, तो स्टैंडर्ड समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ऐसे क्या था, एलिमेंट में सबसे पहले स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया था हाइड्रोजन। अब
रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते थे? तो हाइड्रोजन से जो जितना हेवी होगा, तो हाइड्रोजन का मास हमें पता था 1, उसके रिस्पेक्ट में जो जितना हेवी होगा, ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, समझ रहे हो? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट आप फिर क्या हुआ? फिर दूसरा स्टैंडर्ड एलिमेंट आया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसका एग्जांपल मैं लेता हूं बेटा। जैसे पहले तुम्हें याद होगा नहीं होगा, पापा मम्मी से पूछना, पहले इंजीनियरिंग के लिए एक टेस्ट होता था पीईटी। पीईटी एमपी में होता था, ठीक है। और जो जेई मेंस अभी हो रहा है वो एआई ट्रिपल ई था और आईआईटी था, 3 थे एग्जाम। कौन कौन सा? पीईटी, एआई ट्रिपल ई और आईआईटी। तो आप इमेजिन करो जरा, मतलब थोड़ा सा इमेजिन इस टाइप से करो कि अपन ने पीईटी को किसके इक्विवेलेंट मान लिया? अपन ने पीईटी को मान लिया कि हाँ ये सबसे पहला एग्जाम जो पीईटी होता है ये एकदम छोटा सा होता है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट आया हाइड्रोजन। तो पहले क्या पीईटी में सिलेक्ट हो जाते थे विदिशा में तो बहुत बड़ी बात मानते थे, काय में? पीईटी में सिलेक्ट हो जाते थे तो बहुत बड़ी बात मानते थे। मेरी बात सुन रहे हो? फिर जिन बच्चों ने एआई ट्रिपल ई निकाल लिया तो फिर एआई ट्रिपल ई का ट्रेंड आया, तो एआई ट्रिपल ई में जो सिलेक्ट हुआ वो बहुत बड़ी बात हो गई, और जो पीईटी में सिलेक्ट हो रहे थे उनकी कोई वैल्यू नहीं बची। समझ गए? फिर यदि मोहल्ले में परिवार में आईआईटी में कोई सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, तो फिर वो एआई ट्रिपल ई एनआईटी वालों की और एमपी के प्राइवेट कॉलेजों की और एमपी के कॉलेजेस की कोई वैल्यू नहीं है। अब आईआईटी में भी मेन ध्यान देना, इसमें भी फिर स्टैंडर्ड कैसे देखेंगे। बॉम्बे में सीएस जिसको मिल गई, आईआईटी बॉम्बे में सीएस जिसको मिल गई, फिर तो मतलब तुम समझ ही लो कि अंडर 100 रैंक जनरल कैटेगरी में। मतलब फिर स्टैंडर्ड इतना खतरनाक हो जाएगा कि उससे कंपेयर करने में बहुत ही बैंड बच जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो अभी अपन आईआईटी तक ही रखते हैं, ठीक है। तो आईआईटी तक मान लेते हैं, तो 3 कैटेगरी हो गई थी, एक क्या पीईटी, दूसरा एआई ट्रिपल ई, तीसरा आईआईटी। तो ये स्टैंडर्ड हो गए थे। अब स्टैंडर्ड एलिमेंट में पहले हाइड्रोजन था बेटा। अब हाइड्रोजन से रिलेटिव मास निकाल के देखे, फिर हमने दूसरी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से मास निकाल के देखा, तो क्या हो रहा था? उसमें वेरिएशन आ रहा था। क्या आ रहा था? वेरिएशन। इसलिए फिर हाइड्रोजन को हटा दिया कि यार नहीं, ये स्टैंडर्ड एलिमेंट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इसके कारण जब अपन मास इससे निकालते हैं और फिर डिफरेंट टेक्निक से निकाल रहे हैं तो मास में वेरिएशन आ रहा है थोड़ा सा, तो हाइड्रोजन को हटा दिया। फिर आया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मास कितना था तुम्हें पता है? सॉरी, ऑक्सीजन का मास कितना था? 16, ठीक है। तो हमने उसका 1/16 पार्ट लिया। कितना लिया? 1/16। 16 इंटू 1/16, तो वैल्यू 1 आ जाएगी दोस्तों। अरे बोलो यार, 16 इंटू 1/16 वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अब इसके रिस्पेक्ट में जो जितना हेवी होगा वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। उसका क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। सुन रहे हो? क्योंकि वैल्यू 1 आ जाती है। हाइड्रोजन पहले लिया था उसका तो अपन वही ले लेते थे कि 1 के रिस्पेक्ट में जो जितना हेवी होगा। आई बात समझ में? अरे बोले। चलो अब देखो, जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि पहले हाइड्रोजन था उसका मास 1 था, तो 1 के रिस्पेक्ट में जो जितना हैवी हो। अब ऑक्सीजन आया तो मैंने ले लिया 1/16 पार्ट, ठीक है, इनटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, तो O16, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो 16 से 16 क्या हो जाएगा? कैंसल। मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और 1 के रिस्पेक्ट में जो जितना हैवी होगा वो उसका मास हो जाएगा। फिर अब आता है कार्बन। तो कार्बन में भी कौन सा बेटा? 12।
अब इसमें इसका अपन 1/12 ले लें, कौन सा पार्ट ले लें? 1/12 पार्ट, ठीक है। C12 का 1/12 पार्ट ले लें तो इससे वैल्यू 1 आएगी। अब इसके रिस्पेक्ट में जो जितना हेवी होगा वो उसका क्या हो जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। सुन लिया सभी ने? तो रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती दोस्तों। क्यों? क्योंकि ऊपर भी मास रखाएगा और नीचे भी मास। सुन लिया? कोई दिक्कत? अरे बोले, ये पॉइंट समझ में आए? तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ठीक है, सुन लिया सभी ने? ये अभी स्टैंडर्ड जो चल रहा है वो कार्बन है तो उसके रिस्पेक्ट में ले लिया अपन ने। तो ये कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहलाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। चलो, आ गई बात समझ में सभी को? एटॉमिक मास में आपको बता ही चुका हूं बेटा, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जैसे ऑक्सीजन का लिया था अपन ने 16 AMU और 16 U, तो वो एटॉमिक मास था, सिंगल एटम का मास था, और एक लिया था 16 ग्राम, तो वो क्या था? ग्राम एटॉमिक मास। क्या था? ग्राम एटॉमिक मास। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में ये तो रिलेटिव मास तो समझ में आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके बाद मैंने बताया एटॉमिक मास, तो 16 AMU और U था, ये 1 एटम का मास था, ये एटॉमिक मास है। और 16 ग्राम ये क्या है? ग्राम एटॉमिक मास है, मतलब 1 मोल एटम का मास है। किसका? 1 मोल एटम का। ये कहाँ बताया था? तो जहां पे मैंने ये बताया था इन टर्म्स ऑफ मास, वहां पे ये बताया था। ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ये सब बता दिए थे। अरे बोले, कोई दिक्कत तो नहीं? मॉलिक्यूल या आपने पढ़ ही लिया होगा 9th-10th में। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब डिफरेंट एलिमेंट या सेम एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाता है। एक बनता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक बनता है हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब H2, N2, O2, ये सब होमो एटॉमिक है, सेम एटम चल रहे हैं। हेट्रो एटॉमिक में क्या आ जाएगा? H2O, H2SO4, ये हेट्रो एटॉमिक आ जाएगा। समझ गए? मॉलिक्यूल में। अब एलिमेंट में अपन बात करें और मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which exist in nature। ठीक है, तो वो था मॉलिक्यूल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which does not exist in nature, एटम। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बताए थे मैंने जीरो ग्रुप के। कौन से ग्रुप के? जीरो ग्रुप। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन। देखो, हाइड्रोजन गैस को तुम H2 लेते हो, नाइट्रोजन गैस को N2 लेते हो, ऑक्सीजन गैस को O2 लेते हो, पर हीलियम गैस को He लेते हो, He2 नहीं लेते। नियॉन गैस को Ne लिखते हो, Ne, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट इन नेचर। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये ऐसे एलिमेंटल स्टेट में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। बाकी सब पॉली एटॉमिक होते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन गैस है, डायएटॉमिक में आ जाएगा। ऑक्सीजन गैस है, डायएटॉमिक में आएगा। ओजोन गैस है, ट्राई एटॉमिक में आएगा। P4 है, फॉस्फोरस, टेट्रा एटॉमिक में आ जाता है। अरे आ रहा है समझ में सभी को? चलो, मॉलिक्यूलर मास भी बता दिया था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बता दिया था। H2SO4 का अपन ने लिया था बेटा 98 AMU और 98 ग्राम बताया था। चलो, मोल आपको बता ही दिया है। अब कल स्टार्ट अपन करेंगे। कल क्या स्टार्ट करेंगे? तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे कल।
ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहां तक का समझ में आ गया दोस्तों सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो नंदिनी। सर सर मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? मॉलिक्यूल बेटा देख, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में वैसे कुछ नहीं है, दोनों को एक दूसरे के उसमें बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। मॉलिक्यूल का एक पार्ट ही कंपाउंड होता है, ठीक है? मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स है, मतलब आप ये बोल सकते हो जितने कंपाउंड्स हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल है, ठीक है? चलो, ये पॉइंट समझ में आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बोलो। क्योंकि मॉलिक्यूल में जैसे अपन बात करें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाते हैं। होमो एटॉमिक में मतलब H2, तो ये एलिमेंट में आ जाता है, ठीक है? और H2SO4 ले लिया तो ये कंपाउंड में आ जाता है। दोनों है मॉलिक्यूल ही, H2 भी मॉलिक्यूल है, H2SO4 भी मॉलिक्यूल है, पर H2SO4 कंपाउंड है और H2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है? चलो यहां तक समझ में आ गया? अरे बताएं, बोलो वेदांत। सर एक बार रिलेटिव एटॉमिक मास बता दीजिए एक बार फिर से, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर उसमें। रिलेटिव एटॉमिक मास बेटा, यदि तेरा मास किसी के रिस्पेक्ट में मैं निकाल दूं, उससे तू जितना हेवी हो, तो अब जैसे मैं एक किसी का मास लेना है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा है जिसका मास है 60, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, उसका 160 पार्ट लूंगा बेटा, क्योंकि मैं निकालूंगा 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में तू कितना हैवी है, या 1 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में तू कितना हैवी है किलोग्राम में। समझ गया? तो मैंने क्या किया, जो तेरे लिए स्टैंडर्ड बनाया था वो 60 केजी का था, तो मैंने क्या किया 1/60 इंटू 60 कर दिया, तो उससे वैल्यू क्या आ गई 1 केजी। अब 1 केजी के रिस्पेक्ट में तू जितना हेवी होगा, ठीक है, वो तेरा रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मास आ जाएगा, ठीक है? आ गया दोस्त? चलो, ओके मित्र। और किसी को कोई डाउट? पक्का मित्रों, लॉक कर दें? ओके बाय, मिलते हैं फिर कल। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको बता देना बेटा, जो जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं अभी कर लें, फिर लेट हो जाएंगे तो दिक्कत रहती है, रिजल्ट का वेट ना करें, फिर रिजल्ट आएगा इसके बाद, ठीक है? ओके मित्रों, बाय बाय।